नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनीत। आइए हम डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर के जो नर्सिंग ऑफिसर के क्वेश्चंस आए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। एंड कोई डाउट होगा आप लोगों को तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोग को रिप्लाई दूंगा। ओके, चलिए जानते हैं पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टर्म फॉर अ डिवाइस यूज टू टेक द प्लेस ऑफ अ मिसिंग बॉडी पार्ट। इसका मतलब है जो मिसिंग बॉडी पार्ट मतलब आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं। ए है प्रोनेशन, बी है अबडक्शन, सी है एक्सटर्नल रोटेशन एंड डी है प्रोस्थेसिस। अब हम इसके बारे में जानते हैं, जैसे मैं यहाँ जो पिक डाला हूँ उससे समझाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे आपका ये नॉर्मल पैर है, ये राइट पैर है, उसका जो प्रोनेशन है लेफ्ट की साइड में वो देखिए पैर जो है ये जो उसका हड्डी है एंकल का हड्डी वो लेफ्ट की साइड मुड़ गया है एंड इसमें कुछ ज़्यादा ही मुड़ गया है। उसी सुपीनेशन उसी का ऑपोजिट है, उसमें थोड़ा राइट की ओर मुड़ा हुआ है एंड ओवरनेशन में उससे भी ज़्यादा राइट मुड़ा हुआ है। इसमें ये प्रॉब्लम आता है कि अगर नॉर्मल पैर में चलने में क्या होता है, बॉडी का भार जो है पैर में सही से आता है और इसमें बॉडी का जो भार है वो कभी राइट की ओर या फिर लेफ्ट की ओर आता जाता रहता है। इसी प्रकार है अबडक्शन जो है ये जैसे हाथ का जो है अगर ऊपर की ओर लेते हैं तो हमें उसके लिए पावर यूज करना पड़ता है एंड नीचे की ओर लेते हैं तो पावर यूज नहीं करना पड़ता। जैसे ये देखिए इसके लिए ऊपर लेने के लिए हाथ हमें पावर यूज करना पड़ता है एंड नीचे लेने के लिए हमें पावर यूज करना नहीं पड़ता है। यही है अबडक्शन एंड अडक्शन। अबडक्शन जो हम एक्सरसाइज करते हैं वो अबडक्शन आता है एंड जो हम लोग लेजी तरह बैठे रहते हैं वो अडक्शन में आता है। एंड इसी प्रकार है अगला एक्सटर्नल रोटेशन। एक्सटर्नल रोटेशन जो है हम लोग के गायनिक के क्वेश्चन में आता है। जैसे हम लोग पेल्विक कैविटी से अगर बच्चा बाहर आता है उसे बाहर निकालने के लिए जो हम उसके सिर को रोटेट करते हैं और बाहर खींचते हैं उसके एक्सटर्नल रोटेशन कहते हैं। एंड डी प्रोस्थेसिस जो है वो आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट है। इसका मतलब आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट ही होता है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका प्रोस्थेसिस है। आइए जानते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। जो अगला क्वेश्चन है व्हेन अ क्लाइंट हैज़ लेफ्ट साइडेड वीकनेस व्हाट पार्ट ऑफ अ स्वेटर इज पुट ऑन फर्स्ट। अगर वो लेफ्ट साइड वीकनेस है या पैरालिसिस हो गया है तो वो अपना स्वेटर है किस साइड पुट करेगा या फिर डालेगा। ए है बोथ स्लीव्स, बी लेफ्ट स्लीव, सी क्लाइंट चॉइस एंड डी राइट स्लीव। मतलब इसका एक एग्जांपल देता हूँ। अगर उसका हाथ मतलब एक हाथ जो अगर वीकनेस है वीक है तो अगर उसको ये अगर स्वेटर डालना होगा तो अगर लेफ्ट में डालेगा तो उसे जो है राइट में पुल करना अपना स्वेटर आसान होगा। अगर वो राइट में डालता है तो फिर लेफ्ट हैंड तो वैसे ही वीक है, उससे कैसे खींच सकता है। तो इस प्रकार इसका आंसर आप लोग समझ गए होंगे। इसका आंसर जो है लेफ्ट स्लीव। अगला क्वेश्चन है व्हेन हेल्पिंग अ क्लाइंट हु इज रिकवरिंग फ्रॉम अ स्ट्रोक टू वॉक द नर्स एड ए शुड असिस्ट। एड का मतलब होता है सहायक। अगर कोई स्ट्रोक वाला पेशेंट है वो रिकवर कर रहा है, चलने की कोशिश कर रहा है, तो फिर नर्स को क्या करना चाहिए। ए है ऑन द क्लाइंट्स स्ट्रॉन्ग साइड उसे सपोर्ट करना चाहिए, या तो फिर क्लाइंट जिस साइड वीक है उस साइड सपोर्ट करना चाहिए। एंड सी फ्रॉम बिहाइंड द क्लाइंट पीछे से सपोर्ट करना चाहिए। एंड डी विथ अ व्हील चेयर सपोर्ट करना चाहिए। इसके लिए एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर किसी का पैर टूट गया है या तो फिर टूट गया है तो हम लोग उसको बैसाखी देंगे, तो बैसाखी हम लोग जिस साइड वीक रहेगा उस साइड देंगे या फिर जिस साइड वीक नहीं रहेगा उस साइड देंगे। तो जैसे हम लोग अगर लेफ्ट पैर टूटा हुआ है और हम उस राइट में देंगे तो वो चल नहीं पाएगा। अगर लेफ्ट साइड टूटा हुआ है और लेफ्ट साइड ही बैसाखी देंगे तो उसे दोनों साइड बैलेंस करने में प्रॉब्लम नहीं होगा और इस प्रकार वो चल पाएगा। तो इसका आंसर है, आप लोग समझ ही गए होंगे, ऑन द क्लाइंट्स वीक साइड इसका आंसर है बी। एंड अगला क्वेश्चन है इट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर अ नर्स ए डे टू शेयर द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्लाइंट्स स्टेटस
मतलब जो क्लाइंट का स्टेटस है उसे नर्स को किसे शेयर करना चाहिए। जैसे यहाँ पर दिया है एनी वन द नर्स एड ए सी फीट, अगर कोई फिट दिखता है या तो अपनी सहेली किसी को भी जो वहाँ ड्यूटी में हो या ना हो उसको बता सकती है। बी द क्लाइंट्स फैमिली मेम्बर्स, क्लाइंट के फैमिली मेम्बर्स को बताएगी। या सी क्लाइंट्स के रूममेट को बताएगी। या डी जो नेक्स्ट शिफ्ट में स्टाफ आने वाले हैं उनको बताएगी। तो इसका जो अगर क्लाइंट के नेक्स्ट स्टाफ को बताएगी तो वो उसका केयर बेहतर तरीके से कर सकती है। एंड फैमिली मेम्बर को जैसे उसका कंडीशन है वो बताने का कुछ मतलब तो है, हम बता सकते हैं बट वो केयर नहीं कर सकती, वो केवल सहानुभूति दे सकती है, वो कर सकती है। और रूममेट जो हैं क्लाइंट्स के वो भी सहानुभूति ही दे सकते हैं। तो इस प्रकार जो है उनका इन्फॉर्मेशन जो है, अगर उनको अच्छे केयर चाहिए अगला जो उसका क्लाइंट है उसको, तो फिर उसे जो नेक्स्ट शिफ्ट में आने वाले हैं स्टाफ नर्स या नर्सिंग ऑफिसर उनको बताएंगे। उसका आंसर है डी स्टाफ ऑन द नेक्स्ट शिफ्ट। अगला जो है द नर्स एड इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु इज एजिटेटेड। एजिटेटेड का मतलब है उत्तेजित हो जाना या तो फिर उत्तेजित होना, जो चिल्लाते हैं, जो पेशेंट थोड़ा एंग्री हो जाते हैं वो लोग। तो फिर नर्स को क्या करना चाहिए? स्पीक लाउडली सो द क्लाइंट कैन हियर द इंस्ट्रक्शन। आस्क टू रीअसाइन द केयर ऑफ दिस क्लाइंट। टॉक इन अ स्लो काम एंड रीअश्योरिंग मैनर एंड टेल द क्लाइंट टू बी क्वाइट। इसका आंसर आप लोग बताइए। जैसे स्पीक लाउडली, अगर उसको जोर से चिल्लाएंगे और बोलेंगे कि हाँ आप जो भी इंस्ट्रक्शन रहेगा उसको देंगे। एंड अगला जो है अपने जो स्टाफ हैं उनको बोलेंगे कि इससे मैं परेशान हो गई हूँ, इससे मैं हैंडल नहीं कर सकती तो आप करिए। एंड अगला है सी, उससे बात करेंगे स्लो होके शांति से एंड वो जो उनकी प्रॉब्लम है उसे सुनने की कोशिश करेंगे। या तो फिर बोलेंगे जो पेशेंट है या क्लाइंट है उसको सीधे चुप हो जाओ। तो ऐसा, तो इसका जो आंसर है आप लोग समझ चुके हैं। तीसरा है सी, टॉक इन अ स्लो काम एंड रीअश्योरिंग मैनर। अगला क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ पैडिंग साइड रेल्स ऑन द क्लाइंट्स बेड साइड। मतलब जो है साइड रेल्स लगाने का पर्पस क्या होता है? ए, यूज देम एज अ रिस्ट्रेंट। बी, हैव अ प्लेस टू कनेक्ट द कॉल सिग्नल एंड सी, प्रोटेक्ट द क्लाइंट फ्रॉम इंजरी। डी, कीप द क्लाइंट वार्म। मतलब जो है उसे पेशेंट को बांधने के लिए यूज करते हैं कि। एंड बी है जो हमें कॉल सिग्नल बुला सके या फिर कुछ सिग्नल दे सके ताकि उन्हें केयर करने के लिए हम आ सके उसके लिए, या प्रोटेक्ट करने के लिए, इंजरी से बचाने के लिए, या वो बेड से बाहर नीचे मत गिर जाए उसके लिए, एंड पेशेंट को वार्म अप करने के लिए। तो इसका आंसर आप लोग समझ गए होंगे। साइड रेल जो लगाते हैं वो हम लोग पेशेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए या उससे गिर मत जाए उसके लिए लगाते हैं। इसका आंसर है सी। एंड अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज दैट मूव ईच मसल एंड जॉइंट आर कॉल्ड। जैसे यहाँ पे दिया गया है एक्सरसाइज, अब जो हम लोग एक्सरसाइज होता है या पूरे मसल्स और जॉइंट को जो मूव करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पहला है अडक्शन। अडक्शन जो है जो हम लोग अप की ओर लेते हैं, सॉरी डाउन की ओर लेते हैं, उसे हम अडक्शन बोलते हैं। और अबडक्शन जो है वो हम लोग पावर लगाते हैं और ऊपर की ओर लेते हैं, उसे बोलते हैं। एंड रोटेशन जो हम लोग जॉइंट की जब हम लोग रोटेट करते हैं उसे रोटेशन बोलते हैं। एंड रेंज ऑफ मोशन, हम लोग कोई भी एक्सरसाइज हो या कुछ भी हो उसे हम रेंज ऑफ मोशन बोलते हैं। तो आप समझ ही चुके होंगे इसका आंसर जो है बी है, रेंज ऑफ मोशन। अगला है हाउ कैन द नर्स एड बेस्ट हेल्प अ क्लाइंट हु इज नॉट एक्सेप्टिंग अ लॉस। मतलब नर्स है कैसे सहायता कर सकती है कि क्लाइंट के फैमिली मेम्बर या कोई अगर डेथ हो गया तो कैसे सहायता कर सकती है। पहला है लीव द क्लाइंट अलोन, या तो उसे पहले छोड़ देना चाहिए अकेले। बी है कन्विंस द क्लाइंट टू एक्सेप्ट द लॉस, या बोलेंगे कि हाँ ये तो होता रहता है, जो आया है वो जाएगा ही, तो इसे एक्सेप्ट कर लें, ऐसा उसके समझाएंगे। या इनकरेज करेंगे क्लाइंट को टॉक करने के लिए, या तो फिर डिस्करेज करेंगे कुछ भी काम मत करो, तुम घर में बैठे रहो या फिर शांति से रोते बैठे रहो, ऐसा करेंगे।
तो इसमें जो है अगर जैसे किसी को हम लोग कोई दुखी है उसे हम इनक्रेज, अगर शांति बैठा हुआ है तो उसके मन में जो भड़ास है वो नहीं निकल पाता है। अगर वो बात करेगा तो वो अपना दुख शेयर कर सकता है। तो हमें क्या करना है, इनक्रेज करना है क्लाइंट को कि इनक्रेज करें, वो अपना दुख शेयर करे। तो हम इसका जो आंसर है, इनक्रेज द क्लाइंट टू टॉक। एंड अगला है द हेमलिच मैन्योवर इज यूज्ड फॉर अ क्लाइंट हु हैज़, मतलब हेमलिच मैन्योवर जो यूज करते हैं किस क्लाइंट के लिए करते हैं। एक ए है अ ब्लडी नोज, बी अ ब्लॉक्ड एयरवे, सी फॉलन आउट ऑफ बेड एंड डी इम्पेयर्ड आईसाइट। अब मैं हेमलिच के बारे में बताता हूँ। हेमलिच का मतलब है, ये जैसे डायग्राम में दिख रहा है कि हाँ पेशेंट को पीछे से पकड़ते हैं और डायफ्राम के नीचे अपना उंगली रखते हैं जो अंगूठा, एंड उसे पुश करते हैं एंड ऊपर की ओर पीछे से पुल करते हैं ताकि जो उनके जो फंसा हुआ है उसे बाहर निकाल सके। इसी को हेमलिच बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। जैसे ब्लडी नोज है, अगर ब्लडी नोज है तो हेमलिच करने की कोई ज़रूरत है नहीं। ब्लॉक एयरवे है या फिर बेड से अगर गिर रहा है तो भी ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एंड पेशेंट को दिखाई नहीं दे रहा है तो भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप समझ गए, इसका आंसर है ए, मतलब सॉरी बी, ए ब्लॉक्ड एयरवे। एंड अगला क्वेश्चन है बेस्ट कम्युनिकेट विथ अ क्लाइंट हु इज टोटली डेफ द नर्स दे शुड। अगर टोटली डेफ है पेशेंट तो उसे फिर क्या करना चाहिए, नर्स को क्या करना चाहिए। ए है सिंपली स्माइल करना चाहिए एंड जोर से चिल्लाना चाहिए। एंड सेकेंड है स्माइल करना चाहिए एंड जल्दी जल्दी बोलना चाहिए। ये तो थर्ड है आई कांटेक्ट से अवॉइड करना चाहिए। एंड फोर्थ है राइट आउट इन्फॉर्मेशन। तो बाकी जो है इतना कोई ज़रूरी नहीं है, स्माइल करके उसे जोर से बोलेंगे, उस टोटली बहरा है तो वो सुन नहीं सकता, जल्दी जल्दी बोलेंगे तो भी नहीं सुन सकता। आई कांटेक्ट अगर हम लोग करें ना करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमें ये डी इसका आंसर सही है, जो राइट आउट इन्फॉर्मेशन उसे हम लिख के हम लोग बता सकते हैं। अगला है द नर्स एड इज आस्क्ड बाय अ कन्फ्यूज्ड क्लाइंट व्हाट डे इट इज, द नर्स एड शुड। अगर कोई कन्फ्यूज क्लाइंट है और वो पूछ रहा है आज का दिन क्या है, तो नर्स को क्या करना चाहिए। ए है एक्सप्लेन दैट मेमोरी लॉस इज नेचुरल एंड द डेट इज नॉट इम्पोर्टेंट। हम पहला एक्सप्लेन करेंगे कि मेमोरी लॉस नेचुरल है तो डेट जो है जानो नहीं जानो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ये बी है इग्नोर द रिक्वेस्ट, जो भी रिक्वेस्ट करेंगे उसकी इग्नोर कर देंगे। एंड सी है पॉइंट द डेट, हम उसे पॉइंट करके दिखाएंगे कैलेंडर में कि हाँ ये आज डेट है। एंड डी प्रोवाइड द डेट एंड देन टेस्ट द कैलेंडर। अगर हम उसे डेट बताते हैं उसके फिर बाद में टेस्ट करेंगे कि उसे याद है कि नहीं याद है। तो इसका जो आंसर है आप लोग बताइए। ये सी है पॉइंट टू द डेट ऑन अ कैलेंडर एंड से द डेट। मतलब हमें जो है क्लाइंट को उंगली से दिखाना है कि ये डेट है और कैलेंडर पे दिखाना है ये डेट है, पॉइंट करके बताना है। एंड अगला क्वेश्चन है टू अवॉइड पुलिंग द कैथेटर व्हेन टर्निंग अ मेल क्लाइंट द कैथेटर ट्यूब मस्ट टू बी टेप्ड द क्लाइंट्स। अगर पेशेंट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं या टर्न कर रहे हैं तो फिर जो पेशेंट का कैथेटर है उसे हमें कहाँ चिपकाना चाहिए, बेड सीट में, अपर थाई में, बेड फ्रेम में या हिप में। तो अगर बेड सीट में चिपकाएंगे तो भी फंस जाएगा, बेड फ्रेम में भी चिपकाएंगे तो भी फंस जाएगा, एंड हिप में भी चिपकाएंगे तो कैथेटर फंसने के चांसेस हैं। तो जो अपर थाई है उस पर चिपकाएंगे ताकि वो रोटेट भी हो तो फंसे मत। तो इसका आंसर जो है उसका है अपर थाई। अगला क्वेश्चन है नर्स एड कैन असिस्ट क्लाइंट विद देयर स्पिरिचुअल नीड। अगर कोई नर्स है वो उसके स्पिरिचुअल नीड्स को असिस्ट कर रही है तो क्या ज़रूरी है। पहला टेकिंग क्लाइंट टू द नर्स एड ए चर्च, मतलब जो क्लाइंट है उसको चर्च लेके जाना चाहिए। अलाउइंग क्लाइंट्स टू टॉक अबाउट देयर बिलीव्स, मतलब जो भी बिलीव है या तो फिर जैसे उनका रीति रिवाज होता है, जैसे
हिंदू के में टीका या वो पूजा करने के बाद होता है, तो वो चीज़ करने देना चाहिए। इसी है अवॉइडिंग एनी रिलीजियस डिस्कशन, या तो फिर जो रिलीजियस डिस्कशन है उसे अवॉइड करना चाहिए, या तो फिर डी टॉकिंग अबाउट द नर्स एंड ऑन स्पिरिचुअल बिलीव्स, या तो फिर वो जिस भगवान पे बिलीव करती है उसके बारे में बात करना चाहिए। तो इसका आंसर है अलाउइंग क्लाइंट टू टॉक अबाउट देयर बिलीव्स। अगला क्वेश्चन है अ नर्स एड ए मस्ट वियर ग्लव्स व्हेन, मतलब जो नर्स है उसको ग्लव्स पहनना चाहिए, मतलब कब पहनना चाहिए। पहला है फीडिंग अ क्लाइंट, मतलब क्लाइंट को हम लोग फीडिंग करा रहे हैं तो बी डूइंग पेरी केयर। डूइंग पेरी केयर, पेरी केयर का मतलब होता है प्राइवेट पार्ट क्लीन करना या तो फिर केयर करना। सी गिविंग अ बैक रब, मतलब बैक हम लोग जो बैक में रब करते हैं उसके टाइम पे। डी डूइंग रेंज ऑफ मोशन, अब जो हम लोग एक्सरसाइज जो बताया रेंज ऑफ मोशन कर रहे हैं तब ग्लव्स पहनना चाहिए। तो आप इसका आंसर समझ ही गए होंगे। इसका आंसर जो है बी डूइंग पेरी केयर, मतलब पर्सनल केयर, जो पर्सनल पार्ट जो केयर करते हैं उस टाइम पे ग्लव्स पहनना ज़रूरी है। अगला है इफ़ द नर्स एड ए डिस्कवर्स फायर इन अ क्लाइंट्स रूम द फर्स्ट थिंग डू इज, अगर पेशेंट के रूम में आग लग गया है तो फिर जो नर्स है उसे क्या करना चाहिए। पहला है कॉल द नर्स इन चार्ज, जो नर्स इंचार्ज है उसे बुलाना चाहिए, या ट्राई टू पुट आउट द फायर, या तो आग बुझाने की कोशिश करना चाहिए, या खिड़की खोलना चाहिए। सी ओपन अ विंडो, खिड़की खोलना चाहिए, या रिमूव द क्लाइंट। तो सबसे पहला जो काम होता है वो नर्स का होता है रिमूव द क्लाइंट। तो सबसे पहले जो अपना जो पेशेंट है उसे बचाना होता है, तो इसका आंसर जो है डी रिमूव द क्लाइंट। अगला है अ क्लाइंट विथ एडिसन्स डिसीज हैज़ बीन एडमिटेड विथ हाई हिस्ट्री ऑफ नॉसिया एंड वोमिटिंग। वो क्लाइंट है वो जो एडिसन डिसीज से ग्रस्त है और जो उसकी हिस्ट्री है नौसिया और वोमिटिंग का 3 दिन से, और जो पेशेंट है उसे ग्लूकोकोर्टिकोइड आईवी दे रहे हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन वुड द नर्स इम्प्लांटेशन, तो क्या करना चाहिए नर्स को। पहला ग्लूकोमीटर रीडिंग एज ऑर्डर्ड, एंड बी इंटेक आउटपुट मेजरमेंट, सी इवालुएटिंग द सोडियम एंड पोटेशियम लेवल, डी डेली वेट। जो जैसे हम देते हैं अगर आईवी ग्लूकोकोर्टिकोइड देते हैं तो जो पेशेंट का शुगर है वो हाई हो जाता है, एंड इनटेक आउटपुट जो हम यूरिन आउटपुट जो है वो देखते हैं दिन भर में कितना किए हैं क्या किए हैं, एंड जो ये सोडियम पोटेशियम जो है वो इंक्रीज होता है, वो होता है मिनरल कोर्टिकोइड की वजह से। तो ये इससे रिलेटेड है नहीं, तो ये गलत आंसर है, एंड डेली वेट लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर डेली वेट हर पेशेंट का नहीं लिया जाता। तो इस प्रकार जो है अगर इसमें ग्लूकोकोर्टिकोइड में ग्लूकोज का जो लेवल बढ़ रहा है तो इसका आंसर जो है हम लोग ग्लूकोमीटर रीडिंग एज ऑर्डर्ड लेंगे, मतलब शुगर नापेंगे। ये इसका राइट आंसर है। एंड अगला क्वेश्चन है अ क्लाइंट हैड अ टोटल थायरेक्टोमी यस्टरडे, मतलब कल के दिन में उसका थायरेक्टोमी हुआ है, और जो द क्लाइंट इज कंप्लेन ऑफ टिंगलिंग अराउंड द माउथ एंड इन द फिंगर एंड टोस। जो क्लाइंट है वो कंप्लेन कर रहा है कि उसकी टिंगलिंग हो रहा है, झिनझिनी टाइप से हो रहा है माउथ के पास और फिंगर एंड टोस के आसपास। तो जो नर्स है उसको क्या करना चाहिए। ऑप्टेन है क्रैश कार्ड लेके आना चाहिए, चेक द कैल्शियम लेवल चेक करना चाहिए, एसेस द ड्रेसिंग और ड्रेनेज, या तो फिर जहाँ पे थायरेक्टोमी हुआ वहाँ से कोई लीक तो नहीं हो रहा है वो चेक करना चाहिए, या एसेस द ब्लड प्रेशर फॉर हाइपरटेंशन, या तो फिर ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए हाइपरटेंशन करके। तो जैसे ऑप्टेन क्रैश कार्ड जैसे अगर इस रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा तो क्रैश कार्ड लाने की ज़रूरत है क्योंकि उसे सांस लेने में दिक्कत होगा। तो एंड जो थायरेक्टोमी है, थायरेक्टोमी हुआ है तो जो पैराथायरॉयड है, जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होता है वो क्या बोलते हैं कैल्शियम प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो जैसे थायरेक्टोमी हो रहा है तो थायरेक्टोमी करते करते पैराथायरॉयड
जो ग्लैंड है उस पर कुछ असर तो नहीं हुआ है। तो हम लोग इसमें देख सकते हैं कैल्शियम लेवल चेक कर सकते हैं, क्योंकि वो कैल्शियम से रिलेटेड होता है। एंड जो एसेस ब्लड प्रेशर एंड ड्रेनेज एंड ये है, अगर उसका कोई लीकेज हो रहा है ज़्यादा या तो हेमरेज हो गया है, तब हम ब्लड प्रेशर और ड्रेनेज चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है हम लोग का जो है थायरॉइडक्टोमी जब किया हुआ है तो पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है पास में होता है, तो उसकी वजह से कोई कट गया या तो फिर उसके इफेक्ट तो कुछ नहीं है, तो कैल्शियम लेवल बढ़ सकता है। तो हम कैल्शियम लेवल चेक करेंगे। इसका आंसर है बी, चेक द कैल्शियम लेवल। एंड अगला है अ 32 ईयर ओल्ड मदर देयर इज ब्रॉट टू द क्लिनिक। एक 32 ईयर की मदर है जिसे हम लोग क्लिनिक लाए हैं, उसका पल्स है 52। देयर इज अ वेट गेन ऑफ 30 पाउंड्स इन 4 मंथ्स। और उसका जो वजन है वो 30 पाउंड बढ़ गया है 4 मंथ में। एंड द क्लाइंट इज वियरिंग 2 स्वेटर। क्लाइंट जो है 2 स्वेटर पहन रही है। द क्लाइंट इज डायग्नोस्ड विथ हाइपोथायरॉइडिज्म। एंड क्लाइंट को डायग्नोस हुआ है हाइपोथायरॉइडिज्म। तो नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए? इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी रिलेटेड टू डिक्रीज एंड्योरेंस एंड हाइपोथर्मिया रिलेटेड टू डिक्रीज मेटाबॉलिक रेट, डिस्टर्ब्ड थ्रू प्रोसेस रिलेटेड टू इंटरस्टिशियल एडिमा एंड डिक्रीज कार्डियक आउटपुट एंड रिलेटेड टू ब्रेडिकार्डिया। तो इसमें जो है, जैसे मैं इस कार्डियक आउटपुट का बता देता हूँ। कार्डियक आउटपुट जो होता है, जो कार्डियक आउटपुट जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अगर कार्डियक आउटपुट कम होगा तो हार्ट रेट भी कम होगा और स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम होगा। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि अगर उसका कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो गया है तो उसका हार्ट रेट भी कम होगा। तो इसका आंसर है डी, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू ब्रेडिकार्डिया। एंड 19 का है द क्लाइंट प्रेजेंट टू द क्लिनिक विथ अ सीरम कोलेस्ट्रॉल ऑफ 275 एंड इज प्लेस्ड ऑन रोजोवास्टिन। अगर कोई क्लाइंट है, वो क्लिनिक आया है, उसका जो सीरम कोलेस्ट्रॉल है वो 275 mg है एंड उसे रोजोवास्टिन चल रहा है। तो रोजोवास्टिन के लिए जो क्लाइंट है उसको क्या इंस्ट्रक्शन देना चाहिए? 275 जो है, इस जो सीरम कोलेस्ट्रॉल है ये 275 जो हाई है इसका सीरम कोलेस्ट्रॉल, तो क्या इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं? पहला है रिपोर्ट मसल वीकनेस टू द फिजिशियन। जैसे अगर रोजोवास्टिन दे रहे हैं तो उसका साइड इफेक्ट भी होता है मसल वीकनेस। एंड अलाउ 6 मंथ फॉर द ड्रग टू टेक इफेक्ट। और जो इसका इफेक्ट है रोजोवास्टिन का, उसका इफेक्ट आने में 6 महीने नहीं लगता, 1 महीना लगता है, तो ये भी गलत है। एंड टेक द मेडिकेशन विथ फ्रूट जूस। एंड ये जो मेडिकेशन है वो जूस के साथ लेने से जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है, तो ये आंसर भी गलत है। एंड रिपोर्ट डिफ़िकल्टी स्लीपिंग। एंड इससे ऐसा कोई स्लीपिंग में प्रॉब्लम नहीं आता है। तो इसका जो आंसर है वो रिपोर्ट मसल वीकनेस टू द फिजिशियन। अगर मसल में कोई वीकनेस आ रहा है या कुछ आ रहा है तो अपने फिजिशियन को बताना चाहिए। एंड अगला है द क्लाइंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विथ हाइपरटेंशन क्राइसिस। अगर हाइपरटेंशन से अगर एडमिटेड है तो उसे ऑर्डर किया है डाइजोक्साइड टैब इंजेक्शन, जो इंजेक्शन या टैबलेट कुछ भी ऑर्डर किया गया है, तो ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन द नर्स शुड, इस समय नर्स को क्या करना चाहिए? पहला, यूटिलाइज एंड इन्फ्यूजन पम्प। जो डाइजोक्साइड होता है वो आईवी दिया जाता है, तो डायरेक्ट पुश किया जाता है, तो फिर ये हमें इन्फ्यूजन की ज़रूरत है नहीं। एंड चेक द ब्लड ग्लूकोज लेवल, प्लेस द क्लाइंट इन टेंडलबर्ग पोजीशन एंड कवर द सॉल्यूशन विथ फॉइल। अगर देखिए जो डाइजोक्साइड है, इससे क्या होता है कि जो इंसुलिन होता है, जो पैनक्रियाज जो इंसुलिन सेक्रेट करता है वो कम हो जाता है।
जब डाइऑक्साइड खाते हैं तो कम हो जाता है। तो इसकी वजह से हमें ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो चेक करते रहना चाहिए ताकि कम ज़्यादा मत हो, क्योंकि इंसुलिन लेवल जो है वो कम हो, इंसुलिन का जो सेक्रेशन है वो कम हो जाता है। तो फिर जो इंसुलिन का लेवल है वो क्या इंसुलिन जो सेक्रेट करता है पैनक्रियाज, वो उसकी वजह से जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो तो उनका कम ज़्यादा होते रहता है। तो इस प्रकार हमें इसका जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते रहना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो चेक द ब्लड ग्लूकोज लेवल। एंड अगला क्वेश्चन है, द 6 month ओल्ड क्लाइंट विथ अ वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट, अगर उसे VSD है तो फिर क्या करना चाहिए? विच फाइंडिंग शुड बी रिपोर्टेड टू द डॉक्टर, मतलब क्या देखना चाहिए, कैसे पता चलेगा कि क्या हो रहा है? जैसे ब्लड प्रेशर ऑफ 100/80, ब्लड ग्लूकोज ऑफ 110 mg/dl, हार्ट रेट ऑफ 60 बीट पर मिनट एंड डी रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 30 पर मिनट। आप यहाँ देख सकते हैं ब्लड प्रेशर जो है बच्चे का 100/80 ये नॉर्मल है, एंड ब्लड ग्लूकोज लेवल जो 110 mg/dl ये भी नॉर्मल है, एंड हार्ट रेट जो है 60 बीट पर मिनट ये बच्चों के लिए 100 से अगर नीचे है तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। तो ये चीज़ है, ये डेंजरस होता है। तो ये चीज़ है, ये सी जो है इसका आंसर है हार्ट रेट ऑफ 60 बीट पर मिनट एंड रेस्पिरेटरी रेट ये भी नॉर्मल है। तो फिर इसका जो आंसर है वो है हार्ट रेट ऑफ 60 बीट पर मिनट। एंड अगला है, द क्लाइंट एडमिटेड विथ एंजाइना गिवन अ prescription for nitroglycerin, the client should be instructed to, अगर पेशेंट कोई है उस एंजाइना हो रहा है और उसके रिलेटेड वो एडमिट है तो फिर जो है क्या इंस्ट्रक्शन देना चाहिए? रिप्लेस सप्लाई एवरी 3 months, मतलब उसका जो मेडिसिन है उसे 3 month में चेंज कर देना चाहिए। टेक 1 एवरी 15 मिनट इफ पेन, अगर पेन हो रहा है तो उसे 15 मिनट में एक मेडिसिन लेना चाहिए। लीव द मेडिकेशन इन द ब्राउन बोतल, मेडिकेशन को ब्राउन बोतल एयर पैक बॉटल में बंद करके रखना चाहिए। या क्रश द मेडिकेशन एंड टेक विथ वाटर, उसे क्रश करना है और उस पानी के साथ लेना है। तो इसमें मैं बताता हूँ, जैसे जो इसे रिप्लेस करना होता है नाइट्रोग्लिसरीन को 6 month में करना होता है, तो ये आंसर गलत है। एंड अगर पेन हो रहा है पेशेंट को तो 5 मिनट में हम एक मेडिसिन दे सकते हैं, तो ये आंसर भी गलत है। एंड लीव द मेडिकेशन इन ब्राउन बॉटल, इसे हमें एक ब्राउन बॉटल में रख सकते हैं, एयर टाइट हो सकता है और उसे जो एयर टाइट होना चाहिए और वहाँ से मतलब जो है जो रोशनी में नहीं रखना चाहिए और एयर टाइट होना चाहिए ताकि उसका जो इफ़ेक्ट है वो कम ना हो सके। एंड क्रश द मेडिकेशन, हम लोग क्रश करके देते, ये नाइट्रोग्लिसरीन जो क्रश करके नहीं देते हैं, ये चीज़ हम जीभ के नीचे रखते हैं, तो ये आंसर भी गलत है। तो इसका मतलब है लीव द मेडिकेशन इन द ब्राउन बॉटल, ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, द लास्ट सेंस अ डाइंग क्लाइंट विल लॉस इज, पहला है स्मेल, दूसरा हियरिंग, तीसरा टेस्ट एंड चौथा साइट है। मतलब इसका जो लास्ट सेंस है ख़त्म होता है वो कौन सा सेंस है, मरने के बाद कौन सा सेंस सबसे लास्ट में ख़त्म होता है? तो इसका जो फर्स्ट सेंस है वो है साइट, मतलब दिखना बंद हो जाता है। और टेस्ट स्मेल, उसके बाद टेस्ट एंड स्मेल तो ले ही नहीं सकते। तो इसका जो लास्ट ऑप्शन है, लास्ट सेंस डाइंग क्लाइंट विल लॉस इज हियरिंग, हियरिंग इज इसका लास्ट आंसर है। मरने के बाद भी वो सुन सकता है बट रिस्पॉन्स नहीं कर सकता। चौथा है, क्लीन बेड लिनन प्लेस्ड इन अ क्लाइंट्स रूम बट नॉट यूज, कोई क्लीन बेड लिनन है उसे क्लाइंट के रूम में रखा हुआ है लेकिन यूज नहीं हुआ है, तो उसे क्या करना चाहिए? रिटर्न टू द लिनन क्लोसेट, रिटर्न कर देना चाहिए। यूज्ड फॉर अ क्लाइंट इन द नेक्स्ट रूम, दूसरे रूम क्लाइंट के लिए यूज करना चाहिए। टेकन टू द नर्स इंचार्ज, नर्स इंचार्ज को दे देना चाहिए। पुट इन द डर्टी लिनन कंटेनर, तो इसका आंसर जो है वो है
पुट इन द डर्टी लिनन कंटेनर, क्योंकि कहीं भी अगर वो क्लाइंट के रूम में है तो अगर वो इन्फेक्टेड है और वो वहाँ गया है तो वो इन्फेक्टेड हो सकता है, तो हम उसे पहले जहाँ दूसरे पेशेंट पे यूज नहीं कर सकते हैं और नर्सिंग इंचार्ज को भी नहीं दे सकते और जहाँ से लाए थे वहाँ भी नहीं दे सकते। तो इसका आंसर है पुट इन द डर्टी लिनन कंटेनर। अगला क्वेश्चन है प्रॉपर यूज ऑफ अ वेस्ट रिस्ट्रेंट रिक्वायर दैट द नर्स ए डे, मतलब अगर पेशेंट को बांध रहे हैं तो फिर क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। ए रिलीज द रिस्ट्रेंट एवरी 4 आवर, मतलब 4 घंटे में खोल देना चाहिए, हर 4 घंटे में। दूसरा है वॉच फॉर स्किन इरिटेशन, कोई स्किन इरिटेशन तो नहीं हो रहा है। टाई रिस्ट्रेंट टू द साइड रेल, मतलब साइड रेल में बांध देना चाहिए हाथ को। एंड अप्लाई द रिस्ट्रेंट टाइटली सो द क्लाइंट कैन नॉट मूव, एंड जोर से बांधना चाहिए ताकि वो मूव ना कर सके। तो इसका आंसर है जो बी वॉच फॉर स्किन इरिटेशन, क्योंकि हम लोग बांधते हैं अगर ध्यान नहीं देते हैं तो जो उसका स्किन है वहाँ गर्मी की वजह से इरिटेशन होने लगता है, गर्मी और पसीना की वजह से, तो वो चीज़ देखना चाहिए। साइड रेल पे आप बांध सकते हैं बट वो राइट आंसर नहीं है। जो मेन है वो वॉच फॉर स्किन इरिटेशन जो है, अगर पसीना पसीना होगा उसका हाथ तो इरिटेशन होने लगेगा, और अगर 4 घंटे में आप खोलेंगे तो वो अगर इरिटेट है तो 4 घंटे में खोलने तो भी वो हाथ पैर मार सकता है, इरिटेट हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो वॉच फॉर स्किन इरिटेशन, बी राइट आंसर है।